पानी जीवन का आधार है, लेकिन ये पानी जब अपनी मर्यादा भूल जाता है तो ये तबाही और मौत का दूसरा नाम बन जाता है। अगस्त 2026 भारत का पूर्वी राज्य उड़ीसा एक बार फिर जल में डूब गया। लाखों लोग रातों रात घर से बेघर हो गए। हजारों गांव बाहरी दुनिया से कट गए। आखिर क्यों लाखों लोग अचानक खुद को पानी में फंसा हुआ पाते हैं? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर था, आसमान से बरसी एक आसमानी आफत, या फिर हमारी अपनी गलतियां, लालच और खराब सिस्टम का नतीजा? क्या हीराकुंड डैम से छोड़ा गया अचानक पानी इस तबाही का कारण था? क्या इस महाविनाश को रोका जा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उड़ीसा इस दुष्चक्र में हमेशा के लिए फंस चुका है? मैं राजेंद्र खामरा और आज हम डेटा, साइंस और ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर उड़ीसा बाढ़ की पूरी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। ये वो सच है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। उड़ीसा अपनी समृद्ध संस्कृति, शानदार मंदिरों और खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। 480 किलोमीटर लंबी तटरेखा और उपजाऊ जमीन वाले इस राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ लगभग 60% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन उड़ीसा की भौगोलिक स्थिति ही इसके लिए सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ा अभिशाप है। उड़ीसा को नदियों का राज्य कहा जाता है। महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्ण रेखा और ऋषिकुल्या, ये नदियां राज्य की जीवन रेखा है। महानदी बेसिन उड़ीसा के एक बड़े हिस्से को कवर करती है, लेकिन इस बात को ध्यान से समझिए, उड़ीसा एक डेल्टा क्षेत्र है, जिसका मतलब है कि नदियां समुद्र में मिलने से पहले यहाँ एक ढलान से होकर गुजरती है। बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे होने के कारण मानसून के दौरान जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो सीधा उड़ीसा से टकराता है। पश्चिमी घाट या छत्तीसगढ़ में जब भारी बारिश होती है तो उसका सारा पानी ढलान के रास्ते उड़ीसा की नदियों में भर जाता है। एक तरफ से नदियों का उफान और दूसरी तरफ से समुद्र का बैक वाटर, ये दोनों मिलकर उड़ीसा के तटीय जिलों जैसे पुरी, कटक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर और भद्रक को एक विशाल स्विमिंग पूल में बदल देते हैं। अंग्रेजों के समय से इस बाढ़ को रोकने के प्रयास होते रहे। 1957 में महानदी पर दुनिया के सबसे बड़ा कच्चा बांध हीराकुंड बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ही बाढ़ को रोकना था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2026 में सब फेल हो गया? आइए इस बाढ़ की टाइमलाइन को समझते हैं। 2026 की बाढ़ एक दिन की घटना नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन था जिसकी शुरुआत जुलाई के मध्य में ही हो गई थी। 18 जुलाई 2026 भारतीय मौसम विभाग IMD ने एक चेतावनी जारी की। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में एक डीप डिप्रेशन बन रहा है। 21 से 23 जुलाई यह सिस्टम उड़ीसा के तट से टकराया। बहुत भारी बारिश हुई, लेकिन असली समस्या सिर्फ उड़ीसा की बारिश नहीं थी। महानदी का ऊपरी जलग्रहण केंद्र छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। 25 जुलाई छत्तीसगढ़ का सारा पानी महानदी के रास्ते हीराकुंड डैम में भरने लगा। हीराकुंड डैम के जल का स्तर खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गया। डैम प्रशासन के पास अब जल छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 27 जुलाई हीराकुंड डैम के 40 से ज्यादा फाटक खोल दिए गए। प्रति सेकंड लाखों क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा गया। कटक के मुंडाली बैराज पर जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया। 29 से 31 जुलाई सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया। कटक, पुरी, खोर्धा और जगत सिंहपुर में नदियां तटबंधों को तोड़ने लगी। बाढ़ का पानी गांव और शहरों में घुसने लगा। 3 अगस्त तबाही अपने चरम पर। 20 से अधिक जिले प्रभावित हो चुके हैं। बिजली कट हो चुकी है, सड़कें पानी में बह गई हैं। NDRF, ODRF और सेना के रेस्क्यू लगातार चालू है। सिर्फ 2 हफ्तों में उड़ीसा का बड़ा हिस्सा पानी के नीचे चला गया। लेकिन सवाल उठता है, विज्ञान की इतनी तरक्की के बावजूद, इतनी सटीक भविष्यवाणी होने के बावजूद हम इस बाढ़ को रोक क्यों नहीं पाए? इसके वैज्ञानिक कारण क्या थे? इस तबाही के पीछे विज्ञान, भूगोल और इंसानी दखल अंदाजी का एक जटिल मिश्रण है। आइए इसे 4 वैज्ञानिक पहलुओं से समझते हैं। पहला, मानसून डायनामिक्स और एक्सट्रीम रेनफॉल। जलवायु परिवर्तन के कारण अब बारिश का पैटर्न बदल गया है।
पहले जो बारिश 15 दिनों में होती थी, अब वो 2 दिनों में हो जाती है। जब इतने कम समय में इतनी अधिक बारिश होगी तो मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है, सारा पानी सीधा नदियों में जाता है। दूसरा, बैक वाटर इफेक्ट। बाढ़ का पानी अंततः समुद्र में गिरता है, लेकिन इस बार जब महानदी उफान पर थी, उसी समय बंगाल की खाड़ी में हाई टाइड और लो प्रेशर था। समुद्र का जल स्तर बढ़ा हुआ था, इसीलिए समुद्र ने पानी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और पानी वापस जमीन की ओर धकेल दिया। इसे बैक वाटर इफेक्ट कहते हैं। पुरी और केंद्रपाड़ा इसी वजह से डूबे। तीसरा है नदियों की गाद। वर्षों से जंगलों की कटाई के कारण मिट्टी बहकर नदियों के तल में जमा हो गई है। महानदी और उसकी सहायक नदियों की गहराई बहुत कम हो चुकी है। इसका मतलब है कि उनकी जल धारण क्षमता कम हो गई है। थोड़ा सा भी अधिक पानी अब किनारों को तोड़कर बाहर आ जाता है। चौथा, अर्बन फ्लडिंग और अतिक्रमण। भुवनेश्वर और कटक जैसे शहरों का अंधाधुंध विकास हुआ है। जो प्राकृतिक वेटलैंड्स और जल निकासी के रास्ते थे, उन पर अब बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें बन चुकी हैं। पानी के निकलने का रास्ता बचा ही नहीं। क्या यह सब प्रकृति का किया धरा है? जवाब है नहीं। और इस इंसानी गलती का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देश्य नदी घाटी प्रोजेक्ट है। 1957 में जब इसे बनाया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य था महानदी के पानी को नियंत्रित करना। डैम के काम करने का तरीका बिल्कुल सीधा है। मानसून में जल को रोको और बाद में सिंचाई और विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग करो। इसे मैनेज करने के लिए एक रूल कर्व होता है जो तय करता है कि डैम में किस महीने में कितना पानी रखना चाहिए। तो इस बार विवाद क्यों हुआ? विशेषज्ञों का मानना है कि डैम प्रबंधन दोहरी चुनौती से जूझ रहा था। जब शुरुआत में छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हुई तो हीराकुंड डैम में तेजी से पानी भरने लगा। डैम अथॉरिटीज पर आरोप है कि उन्होंने पानी देरी से छोड़ा। क्योंकि डैम अथॉरिटीज गर्मियों के लिए बिजली और सिंचाई का पानी बचाना चाहता था, लेकिन जब जल स्तर खतरे के उन निशान को पार करने लगा और डैम टूटने का खतरा मंडराने लगा तो उनके पास अचानक सारे गेट खोलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। अचानक लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से डाउन स्ट्रीम के जिलों में बाढ़ आ गई। क्या डैम अधिकारियों के पास कोई और विकल्प था? कुछ हाइड्रोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर मौसम विभाग IMD की चेतावनी के आधार पर डैम से थोड़ा थोड़ा पानी पहले ही छोड़ा जाता तो इस अचानक आई बाढ़ को टाला जा सकता। वहीं डैम अधिकारियों का तर्क है कि वे अगर पानी पहले ही छोड़ देते और बाद में बारिश ना होती तो राज्य को गंभीर सूखे का सामना करना पड़ता। यह डैम प्रबंधन की एक क्लासिक दुविधा है, बाढ़ से बचे या सूखे से। लेकिन इस दुविधा की कीमत किसने चुकाई? ओडिशा के आम नागरिकों ने। तो अंतिम फैसला क्या है? क्या यह प्राकृतिक आपदा थी या मानवीय विफलता? सच्चाई यह है कि ये बाढ़ दोनों का घातक मिश्रण थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बारिश सामान्य से अधिक थी। बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन एक प्राकृतिक घटना थी। जलवायु परिवर्तन ने इसे और भयंकर बना दिया। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हवा अधिक नमी सोख रही है, जिससे क्लाउड बर्स्ट या अति भारी बारिश की घटनाएं बढ़ रही है। लेकिन पानी का बरसना प्राकृतिक है, उस पानी का बाढ़ बन जाना मानवीय विफलता है। कटक और भुवनेश्वर जैसे शहरों में बाढ़ के मैदानों पर अवैध कब्जा किया गया है। नदी के फैलने के लिए जो जगह चाहिए थी वहां हमने कॉलोनियां बसा दी। हमारे शहरों का ड्रेनेज सिस्टम 30 से 40 साल पुराना है। वह आज के एक्सट्रीम मौसम के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया। प्लास्टिक कचरे से नालियां चौक हो चुकी थी। कैग की पिछली कई रिपोर्टों में साफ साफ कहा गया है कि महानदी बेसिन के तटबंधों की मरम्मत सही से नहीं हुई है। जब पानी का दबाव बढ़ा तो तटबंध कई जगह से टूट गए। बाढ़ नियंत्रण के लिए लंबे समय की योजनाएं चाहिए, लेकिन राजनीति केवल शॉर्ट टर्म तक ही सीमित रह जाती है। एक पर्यावरण विशेषज्ञ के शब्दों में, प्रकृति ने सिर्फ बारिश की, हमने उसे लालच और लापरवाही से बाढ़ में बदल दिया। जब कोई त्रासदी इस पैमाने पर होती है तो सबसे आसान काम होता है आरोप प्रत्यारोप। लेकिन अगर हम इस पूरे सिस्टम को निष्पक्ष और सबूतों के आधार पर देखें तो जवाबदेही किसी एक व्यक्ति या संस्था पर नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे पर तय होती है। आइए इसे 4 स्तरों में समझें। पहला, केंद्रीय एजेंसियां और पूर्वानुमान विभाग।
भारतीय मौसम विभाग IMD और केंद्रीय जल आयोग CWD ने बारिश और नदियों के जल स्तर को लेकर समय पर चेतावनी जारी की थी। तकनीकी रूप से मौसम विभाग की जानकारी सटीक थी, लेकिन चुनौती थी उस डेटा को समय रहते स्थानीय स्तर पर एक्शन में बदलना। क्या जल आयोग और राज्य विभाग के बीच कम्युनिकेशन इतना तेज था कि वे बाढ़ को रोक सके? दूसरा, राज्य सरकार और हीराकुंड डैम प्रबंधन पर सबसे बड़ा आरोप है रूल कर्व का पालन। क्या मानसून की शुरुआत में रिजर्वायर में जानबूझकर जल का स्तर अधिक रखा गया? सिंचाई और बिजली के दबाव में बाढ़ नियंत्रण के मूल उद्देश्यों से समझौता किया गया। राज्य के जल संसाधन विभाग की तटबंधों को मजबूत करने की तैयारियां जमीनी स्तर पर कितनी कारगर थी, ये टूटे हुए बांध खुद बता रहे हैं। तीसरा, शहरी योजना और स्थानीय प्रशासन। भुवनेश्वर, कटक और पुरी के नगर निगमों ने दशकों से प्राकृतिक नालों और वेटलैंड्स पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को क्यों नहीं रोका? शहरी बाढ़ किसी नदी के पानी से नहीं बल्कि कंक्रीट के जंगलों और खराब ड्रेनेज सिस्टम से आई। स्थानीय प्रशासन मास्टर प्लान को लागू करने में पूरी तरह विफल रहा। चौथा, हम और आप, नागरिक जिम्मेदारी। क्या हम पूरी तरह से निर्दोष हैं? नदियों के किनारों पर सस्ते प्लॉट खरीदना, प्लास्टिक कचरे से ड्रेनेज सिस्टम को चौक करना, पेड़ों की कटाई पर मौन रहना, ये हमारी सामाजिक स्तर की विफलताएं हैं। किसी एक पक्ष को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाढ़ प्रशासनिक समन्वय की कमी, पुरानी नीतिगत गलतियों और हमारी सामूहिक गलतियों का परिणाम है। डेटा और ग्राफ के सामने जब हम इंसानियत को रखते हैं, तब जाकर आपदा की असली तस्वीर सामने आती है। इस बाढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों ने उठाया जिनका जलवायु परिवर्तन या बाढ़ प्रबंधन के फैसलों से कोई लेना देना नहीं। पुरी, कटक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर के तटीय जिलों के हजारों गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार लाखों लोग बेघर हो गए, लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। जब एक गांव डूबता है तो सिर्फ घर नहीं डूबते, बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं, उनकी किताबें गल जाती हैं। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पीने के साफ पानी का संकट सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। कुओं और हैंड पंपों में बाढ़ का गंदा पानी भर जाने से डायरिया, जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उड़ीसा का किसान एक बार फिर प्रकृति और व्यवस्था के चक्रव्यूह में टूट गया है। धान की फसल जो कटाई के करीब थी या पहले चरण में थी, वो हफ्तों तक पानी में सड़ती रही। लाखों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन पर गाद और बालू की परत जम गई। पशुधन जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, गाय, बैल, बकरियां या तो पानी में बह गई या उन्हें हफ्तों तक चारे के बिना रहना। मानसिक आघात का कोई सरकारी आंकड़ा नहीं होता। वो माँ जिसने अपने आंखों के सामने अपने घर ढहता हुआ देखा, वह युवा जिसके छोटे से रोजगार का सामान बाढ़ में बह गया, यह बाढ़ उनके जीवन को कई साल पीछे धकेल गई। मानवीय त्रासदी के साथ साथ इस बाढ़ ने उड़ीसा की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाया। जब पानी उतरता है तब असली बर्बादी का हिसाब शुरू होता है। प्रारंभिक सरकारी और आर्थिक अनुमानों के अनुसार इस बाढ़ से राज्य को हजारों करोड़ों का भारी नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को हुआ है। खड़ी फसलों का नष्ट होना केवल मौजूदा सीजन का नुकसान नहीं है, बल्कि अगले कई महीनों तक ये खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगा, ग्रामीण आय को प्रभावित करेगा। लोक निर्माण विभाग PWD और ग्रामीण विकास से जुड़ी हजारों किलोमीटर सड़कें पानी में बह गई या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। दर्जनों छोटे छोटे पुल और पुलिया पानी के तेज बहाव को नहीं झेल सके। बिजली के खंभे, सब स्टेशन और ट्रांसफार्मरों के पानी में डूबने से हफ्तों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। व्यापार और MSME, छोटे व्यापारियों, दुकानों और हस्तशिल्प का भारी कच्चा माल पानी में बर्बाद हुआ। बीमा की पहुंच आज भी ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरी क्षेत्रों में नहीं है। ये नुकसान सीधे तौर पर व्यक्तिगत नुकसान के रूप में बदल।
राज्य का बजट, जो पैसा राज्य के विकास, स्कूलों, अस्पतालों और औद्योगिकरण पर खर्च होना चाहिए था, वह अब आपातकालीन राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में लगेगा। यह आपदा राज्य की जीडीपी को भी प्रभावित करेगी। जहां एक तरफ कुदरत का कहर था, वहीं दूसरी तरफ मानवीय साहस और सेवा भावना की अद्वितीय कहानी भी लिखी जा रही थी। उड़ीसा के पास देश का सबसे आधुनिक आपदा प्रबंधन ODRAF 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद राज्य ने ये सीख ली, जो इस बाढ़ में जिंदगियां बचाने में सबसे बड़ा हथियार बनी। जैसे ही नदियों ने खतरे के निशान को पार किया, NDRF और ODRAF की दर्जनों टीमें हाई स्पीड बोट्स और अत्याधुनिक रेस्क्यू उपकरणों के साथ ग्राउंड जीरो पर उतर गई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने उन इलाकों में राहत कार्य संभाले जहां नावों से पहुंचना नामुमकिन था। छतों पर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया और लाखों की संख्या में ड्राई फूड पैकेट्स, पानी की बोतलें और आवश्यक दवाएं गिराई गई। भारतीय नौसेना और सेना की कॉलम्स ने भी कटक और पुरी के सबसे प्रभावित निचले भागों में कमान संभाली। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक खूबसूरत पहलू आम लोग और गैर सरकारी संगठन, गुरुद्वारों के लंगर, स्थानीय युवाओं की टोलियां और नागरिक समाज के स्वयं सेवकों ने सुनिश्चित करने की कोशिश की कि कोई परिवार भूखा ना सोए। राहत कैंपों में मोबाइल मेडिकल टीमें तैनात की गईं ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। आपदा बहुत बड़ी थी, लेकिन ओडिशा की प्रशासनिक और सामुदायिक रेस्क्यू मशीनरी ने अनगिनत जिंदगियां बचाई। क्या ये बाढ़ उड़ीसा के इतिहास में एक अनूठी घटना थी? इतिहास के पन्ने पलटे तो सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। उड़ीसा का बाढ़ से एक पुराना और दर्दनाक रिश्ता है। 1982 का महाविनाश, महानदी बेसिन में इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ आई थी। कटक के पास ढलाई टूटी थी और पूरे तटीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व क्षति हुई थी। 2001 और 2003 वर्षों में आई लगातार बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी थी। यह वो समय था जब राज्य ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नींव को मजबूत करना शुरू किया। 2008 और 2011 हीराकुंड डैम से अत्यधिक पानी छोड़ने से महानदी डेल्टा में भारी बाढ़ आई थी। तब भी ठीक वही बहस हुई थी जो इस बाढ़ में हो रही है। क्या बांध प्रबंधन और बेहतर हो सकता था? 2020, 22 और 23 पिछले एक दशक से बाढ़ का स्वरूप बदल गया। अब केवल नदियां नहीं उफनती, भारी बारिश के कारण कम समय में फ्लैश फ्लड और शहरी बाढ़ की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। और अब 2026, जब हम इस इतिहास को देखते हैं तो एक कड़वा सच सामने आता है। उड़ीसा ने 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद साइक्लोन प्रबंधन में तो दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की, जिससे मौतों की संख्या लाखों से घटकर लगभग शून्य के बराबर कर दी। लेकिन बाढ़ प्रबंधन में हम आज भी उन्हीं पुरानी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। हर कुछ वर्षों के बाद वही नदियां उफनती हैं, वही गांव डूबते हैं और वही राहत पैकेज दिए जाते हैं। चक्र क्यों नहीं टूट रहा? क्या उड़ीसा कभी इस बाढ़ के चक्र से बाहर निकल सकता है? विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और हाइड्रोलॉजिस्ट मानते हैं कि समाधान मौजूद है, बशर्ते हम अपनी सोच को राहत प्रबंधन से बदलकर स्थायी प्रबंधन की ओर ले जाएं। आइए उन 4 ठोस समाधानों को देखें जो उड़ीसा का भविष्य बदल सकते हैं। पहला, नदी को जगह दो। नीदरलैंड ने दुनिया को सिखाया कि पानी से लड़ने की बजाय उसके साथ रहना सीखो। तटबंधों को और ऊंचा करने की बजाय हमें नदियों के प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्रों को खाली कराना होगा। नदी को फैलने के लिए प्राकृतिक रास्ते देने होंगे ताकि वह शहरों में ना घुसे। दूसरा, हीराकुंड डैम का आधुनिकीकरण और AI बेस्ड फोरकास्टिंग। 1957 का रूल कर्व आज के आधुनिक जलवायु परिवर्तन में पुराना पड़ चुका है। हमें AI और उपग्रह पर आधारित मौसम पूर्वानुमान को बाढ़ प्रबंधन से जोड़ना होगा ताकि छत्तीसगढ़ में बाढ़ शुरू होते ही पहले ही वैज्ञानिक तरीकों से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जा सके। तीसरा, वेटलैंड्स का पुनरुद्धार। चिल्का झील, तटीय मैंग्रोव और शहरों के प्राकृतिक तालाब एक स्पंज की तरह काम करते हैं। वे लाखों गैलन पानी सोख सकते हैं। कटक और भुवनेश्वर जैसे शहरों के सभी पुराने प्राकृतिक नालों और झीलों से अवैध कब्जे हटाकर उन्हें पुनर्जीवित करना अनिवार्य है। सख्त
फ्लड प्लेन जोनिंग कानून। सरकार को बाढ़ प्रभावित केंद्रों में कंक्रीट के स्थायी निर्माण पर सख्त रोक लगानी चाहिए। निचले इलाकों में केवल प्रकृति अनुकूल या एलिवेटेड ढांचों की अनुमति होनी चाहिए। समाधान केवल कंक्रीट की दीवारों में नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को वापस लाने में है। ओडिशा बाढ़ 2026 यह केवल एक साल, एक तारीख या एक महीना या केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है। यह प्रकृति की एक सख्त चेतावनी है। हम नदियों को बांध सकते हैं, शहरों को कंक्रीट से ढक सकते हैं, लेकिन पानी जब अपने रास्ते पर आता है तो मानव निर्मित हर अहंकार को अपने साथ बहा ले जाता है। ओडिशा के लोगों में गजब की जिजीविषा है। वे हर बार गिरकर उठते हैं, तबाही के बाद फिर से अपना घर बनाते हैं, खेतों में फिर से बीज बोते हैं। क्या इस हौसले का मतलब यह होना चाहिए कि हम उन्हें हर साल उस तबाही का सामना करने के लिए छोड़ दें? अब समय आ गया है कि बाढ़ को एक नियति मानना बंद करें। हमें सरकारों से मांग करनी होगी कि विकास का मतलब सिर्फ हाईवे और ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि मजबूत सीवेज सिस्टम, सुरक्षित नदियां और संरक्षित पर्यावरण भी हो। क्योंकि नदी कभी किसी के घर में नहीं घुसती, वो हम हैं जिसने अपना घर नदी के रास्ते में बना दिया। महानदी की इन लहरों से हमें ये सीखना है, प्रकृति के साथ सहअस्तित्व तभी संभव है उड़ीसा का एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य। मैं हूं नरेंद्र खामरा। इस डॉक्यूमेंट्री और ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह रिपोर्ट और हमारा विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि आपके इलाके में बाढ़ या शहरी जल भराव से निपटने के क्या उपाय किए जाने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।